हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल और ऑर्डर। सोशल का मतलब सामाजिक और ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था से। यानी व्यवस्था का अगर इसमें समाज से देखा जाए तो एक ऐसी व्यवस्था जो कि सामाजिक हो और समाज में रहने वाले लोग उस व्यवस्था का पालन करें, उसको माने, उस कानून को माने, तो वो व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। अगर इसकी प्रस्तावना में जाएं, इंट्रोडक्शन में जाएं, तो समाजशास्त्र के अध्ययन विषयों में सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यानी बिना सामाजिक व्यवस्था के कोई भी समाज नहीं चल सकता है। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। जो समाज में रहता है, इस दृष्टिकोण से मानव का समाज के साथ एक अटूट संबंध है। यानी जो भी समाज बना वो मानव से ही बना। व्यक्ति आए, परिवार बना और परिवार से समाज बना और उनका समाज के साथ एक अटूट संबंध है। यानी अगर व्यक्ति को समाज में रहना है तो उनको सोशल होना पड़ता है। इस स्थायित्व एवं निरंतरता का अगर रहस्य है तो वह सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था ही है। यानी कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति को समाज में रहना है तो उसको सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्था के ही अनुरूप चलना पड़ेगा। समाज कोई अखंड व्यवस्था नहीं है, ये तो अनेक तत्वों, इकाइयों एवं खंडों से मिलकर बनती है। ये खंड या तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं। यानी कुल मिलाकर के इसमें कहा गया है कि समाज कोई एक अखंड व्यवस्था नहीं है। जो समाज बनते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था बनती है, वो कई लोगों से मिलकर बनती है। जैसे समाज कई लोगों से मिलकर बना, एक आदमी से समाज तो बनता नहीं है। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था भी कई इकाइयों और कई सामाजिक संगठनों से मिलकर के बनते हैं। इन तत्वों में एक संगठन और व्यवस्था हमें देखने को मिलती है जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। यानी कोई एक ऐसा संगठन, कोई एक ऐसी व्यवस्था जो कि कुछ समाज के लिए कार्य करती है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवस्था के तहत अपना काम करता है, उसके रीति रिवाज को मानता है, उसके नियम को मानता है, तो वो व्यवस्था कैसी कहलाती है? सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। अब अगर इसका अर्थ हम देखना चाहें तो समाज कोई अखंड व्यवस्था नहीं है और ना ही अनेक अंगों का ढेर मात्र है। प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ व्यवस्था हुआ करती है। मैकाइवर व पेज ने समाज की परिभाषा में कहा, यानी मैकाइवर व पेज महोदय ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि समाज रीति रिवाजों और कार्य प्रणालियों की, अधिकार व पारस्परिक सहयोग की, समूह और भागों की, मानव व्यवस्थाओं के नियंत्रण और स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। यानी कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि जो समाज है वो रीति रिवाज का, कार्य प्रणाली यानी वर्किंग फंक्शन, अधिकार, उनका राइट क्या है, एक दूसरे के लिए सहयोग क्या है, उनका जो ग्रुप क्या है, और मानव की जो व्यवस्थाओं का कंट्रोलिंग है और उनकी स्वतंत्रता जो है, ये सब क्या मिला करके व्यवस्था कहलाती है। समाज के ये सब अंग एक दूसरे से संबद्ध तथा क्रमबद्ध होकर रहते हैं। यानी जैसे हम आपसे जुड़े हैं, आप किसी और से जुड़े हैं और वो किसी एक व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े हैं, तो हर आदमी एक दूसरे से जुड़ करके समाज के लिए कोई काम करता है और एक व्यवस्था बनाए रखता है, तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक व्यवस्था कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन कहते हैं, यानी पार्सन महोदय ने क्या कहा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कि सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में जिसका कि कम से कम एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू हो। सामाजिक व्यवस्था ऐसा है जिसका कोई एक पर्यावरण संबंधी पहलू हो, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति की प्रवृत्ति से प्रेरित एकाधिकार व्यक्तिकर्ताओं कि एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं और इन अंतःक्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों, पारस्परिक संबंध उनकी परिस्थितियों के साथ संबद्ध सांस्कृतिक रूप में संरचित तथा स्वीकृत प्रतीकों की एक व्यवस्था है। कुल मिलाकर के वही कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत, उसके नियम कानून के अंतर्गत रह करके, उसके आदर्शों को मान करके, उसके रीति रिवाजों का पालन करके अगर हम रहते हैं तो व्यवस्था अच्छी से बनी रहती है। क्योंकि समाज को अगर चलाना है तो एक व्यवस्था के अंतर्गत ही हमको भी रहना पड़ेगा। इस परिभाषा से जो इन्होंने कहा उससे ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था की अनेक निर्माणक इकाइयाँ होती हैं। यानी समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए कई इकाइयाँ हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे गैर सरकारी हों, और ये प्रत्येक इकाई अपने अपने उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने स्थान पर क्रियाशील रहती हैं। यानी और ये जो है हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए या जो भी समाज को व्यवस्था देना है उसकी पूर्ति करने के लिए एक्टिव रहते हैं।
यदि प्रत्येक इकाई को मनमाने तरीके से क्रिया करने की छूट दे दी जाए तो व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। व्यवस्था को, सिस्टम को चलाने के लिए ही व्यवस्था बनाई जाती है। अगर सभी व्यक्ति को अगर उसको अपनी मनमानी करने के लिए छूट दे दी जाए, जो भी व्यक्ति, जो भी समाज, जो भी समुदाय जैसा चाहे वैसा करे, तो सारी व्यवस्थाएं तो बेकार हो जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए सिस्टम को बनाए रखने के लिए ही कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं, कुछ ऐसे बोर्ड हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन रखते हैं और हमको भी उनका पालन करना पड़ता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए अनेक नियम, कानून, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, जन रीतियाँ आदि समाज की व्यवस्था को क्रियाशील बनाती हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया कि कितने वर्गों में बांटा गया। तो सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरह से किया है। सबसे पहले मार्गन का वर्गीकरण हुआ। उन्होंने क्या किया, समाज व संस्कृति का जो उद्विकास हुआ है उसके 3 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर एक सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं। यानी मार्गन महोदय ने सामाजिक व्यवस्था को 3 स्तर में बांटा। पहला उन्होंने कहा जंगली सामाजिक व्यवस्था, दूसरा असभ्य सामाजिक व्यवस्था और तीसरा सभ्य सामाजिक व्यवस्था। यानी समाज में जो व्यवस्था है उसको मार्गन महोदय ने 3 सेक्शन में बांटा है। पहली अवस्था जंगली सामाजिक व्यवस्था में मानव मारा मारा फिरता था और शायद ही कोई संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था थी। इस स्तर के मध्यकाल में मछली पकड़ना, आग जलाने की कला, तीर धनुष का प्रयोग, बर्तन का प्रयोग, ये सब किया जाता था। दूसरी अवस्था में पशुपालन, पौधे लगाने, लोहे को गलाकर औजार बनाना, ये होता था। तीसरी अवस्था में अक्षर ज्ञान व लिखने का ज्ञान, कला का श्री गणेश हुआ। यानी जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदलती गईं, जैसे जैसे समाज भी बदलता गया, उसी हिसाब से नई नई चीज़ें आती गईं। सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था में एकाधिक कर्ताओं के बीच अंतःक्रिया होती है। यानी एक से अधिक लोग इसमें मिलकर के काम करते हैं, उनके अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यवस्था उत्पन्न होती है और जब वो लोग मिलकर के काम करते हैं तो एक नई व्यवस्था उत्पन्न होती है। व्यवस्था का मतलब ये बच्चों कि कई लोग मिलकर के काम करें और किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए एक संगठन बनाया जाए और उसके अंतर्गत रह करके सभी लोग सभी नियम कानून का पालन करें। दूसरा पॉइंट है मानवीय अंतःक्रिया अर्थहीन या उद्देश्यहीन नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी इंटरेक्शन है, जो भी ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो अर्थहीन यानी मीनिंगलेस या एमलेस नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों के बीच एक अपूर्व क्रमबद्धता तथा अंतर संबंध स्पष्ट विद्यमान होता है। ये सारी जो बातें बताई गई इससे निम्नलिखित विशेषताएं निकलती हैं। पहला पॉइंट है कि व्यवस्था की अवधारणा एक अखंड व्यवस्था नहीं है, ये अनेक खंडों से निर्मित है। यानी कुल मिलाकर के आपको ये जान लेना चाहिए कि जो सामाजिक व्यवस्था है ये कई खंडों से बनी होती है, ये अखंड व्यवस्था नहीं है। दूसरा पॉइंट है ये सभी अंग, खंड या इकाइयाँ मात्र एकत्रित होकर ही व्यवस्था का निर्माण नहीं करती, बल्कि उनमें एक नियमितता, क्रमबद्धता तथा संबद्धता होती हैं। यानी जो भी सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए अंग हैं, खंड हैं, इकाई हैं, वो सब मिलकर के एक नियमितता रखती हैं, उनमें एक जो है ऑर्डर होता है और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार से ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ बातें थीं। आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक्स।